जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम क्लासेस में। तो जैसे कि अभी तक हमारी कारक की क्लास चल रही थी, जो कि हमारे कारक की क्लास नेक्स्ट वीडियो में समाप्त होगी। आज हमारा जो नया टॉपिक आता है हिंदी का, होता है वाच्य। तो पहला पॉइंट ये बनता है कि वाच्य का अर्थ क्या होता है, तो फिर वाच्य किसे कहते हैं। तो पहला था कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का अर्थ होता है कहना या बोलना, यानी किसी शब्द को कहना या फिर बोलना, ये वाच्य का अर्थ होता है। कहते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला था कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य का अर्थ होता है कहना या बोलना। तो देखते हैं कि वाच्य, तो इसी अर्थ जब पता है तो डेफिनेशन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो टॉपिक आता है हमारा वाच्य। वाच्य वाच्य का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है कहना या फिर बोलना। वाच्य का अर्थ होता है कहना और बोलना। इसकी डेफिनेशन क्या आती है वो देखते हैं कि वाच्य वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वो कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि जिससे यह पता चलता है कि जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा, कि वाक्य में क्रिया के द्वारा, वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में कहा गया है। क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में कहा गया है। विषय में कहा गया है मतलब कहने का अर्थ ये है कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं इसमें यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता के बारे में या यदि कर्ता के विषय में क्या कहा गया है, कर्ता के विषय में कहा गया है। इसी में अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बनता है कि क्रिया के उस परिवर्तन को, क्रिया के उस परिवर्तन को, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। परिवर्तन को, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा किसी वाक्य में, किसी वाक्य के अंतर्गत या फिर किसी वाक्य के अंतर्गत, किसी वाक्य के अंतर्गत, किसी वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म भाव की, भाव में जिसकी प्रधानता होती है, जिसकी प्रधानता होती है, उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। तो मतलब कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा किसी वाक्य में, किसी वाक्य के अंतर्गत मतलब कि कर्ता कर्म भाव में जिसकी प्रधानता होती है। मतलब अगर कर्ता कारक, कर्म कारक और भाव, भाववाचक कर्तावाचक, कर्मवाचक और भाववाच्य आता है जिसमें जिसकी प्रधानता होती है उसी का कहते हैं भाव, सॉरी वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के अंतर्गत तीनों आ गए ना, कर्त कर्म और भाव। इसी तरह अगला पॉइंट आता है कि कर्ता कर्म भाव के, भाव के अनुसार, क्रिया के भाव के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन तथा पुरुष। तो कर्ता कर्म के अनुसार, कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन अथवा पुरुष का होना, वाच्य कहलाता है। का होना वाच्य कहलाता है।
तो कर्ता कर्म भाव के अनुसार क्रिया का लिंग वचन पुरुष, पुरुष का होना, पुरुष का होना क्या कहलाता है? पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? तो पहले डिविजन से क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहा जाता है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में कहा गया है। फिर आता है कि क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा किसी वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म भाव में जिसकी प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तीसरी डिफिनेशन हमारी कहती है कि कर्ता कर्म भाव के अनुसार क्रिया का लिंग वचन पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। तो तीनों डिफिनेशन में जो आपको सरल लगे फिर जो आपको अच्छी लगे। तो उदाहरण क्या आता है हमारा कि उमा खाती है, उमा खाती है। दूसरा आता है मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। और तीसरा आता है हमारा कि लड़के, लड़के खेलते हैं। तीसरा आता है हमारा कि लड़के खेलते हैं। तो ये होगा वाच्य। अब बात करते हैं वाच्य के प्रकार की। तो वाच्य 3 प्रकार के, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर बताएं वाच्य के प्रकार। तो अब बात करते हैं वाच्य के प्रकार। अगला जो पॉइंट आता है हमारा क्या था? वाच्य के प्रकार। वाच्य के प्रकार, तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से 3 होते हैं? पहला था कृतवाच्य, कृतवाच्य। दूसरा था कर्मवाच्य, फिर तीसरा था क्या? भाववाच्य, भाववाच्य। तो पहला जो आता है वो था कृतवाच्य, कृतवाच्य। फिर आता है कर्मवाच्य, फिर आता है भाववाच्य। अब बात करते हैं कृतवाच्य की। पहला जो आता है क्या था? कृतवाच्य। पहले बात करते हैं कृतवाच्य की। कृतवाच्य, तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? पहला पॉइंट होता है जिसमें, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। तो पहला आता है वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो पहला क्या बनेगा? कृतवाच्य में वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा, दूसरा क्या होता है? क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का, क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। तो क्या वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, फिर है क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि कृतवाच्य के वाक्य में, कृतवाच्य के वाक्य में, के वाक्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। तो पहला क्या आता है? वाक्य में कृतवाच्य में क्या क्या? पहले
कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ना कि कर्म पर पड़ता है। फिर कृतवाच्य के वाक्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग क्या आता है, जबकि जो कर्मवाच्य है उसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य में केवल केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। लेकिन कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में क्या होता है, जैसे अनुभा, अनुभा पुस्तक पढ़ती है, अनुभा पुस्तक पढ़ती। अब इसमें कर्ता क्या हुआ, हमारा कर्ता हो गई हमारी अनुभा, और क्रिया क्या हुई, पढ़ना, और कर्म क्या हुआ, आधार क्या है इसमें, पुस्तक, पुस्तक क्या हमारा आधार है। अनुभव पढ़ती क्या पढ़ती है, अब अनुभव पढ़ती है रेसिस्टेंस से अनुभव पढ़ती क्या पढ़ती है पता नहीं, तो अकर्मक सकर्मक दोनों का प्रयोग हुआ है तो यहाँ आधार भी होगा। तो पुस्तक क्या पढ़ती है, अनुभव क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। जहाँ क्वेश्चन बने जैसे सकर्मक क्रिया को तो वहाँ क्वेश्चन जो भी बनते हैं कि अनुभव पढ़ती है, अकर्मक क्रिया का हो गया उदाहरण। जब बोले अनुभव पुस्तक पढ़ती है तो सकर्मक क्रिया, तो कर्ता क्या है अनुभव, पढ़ना क्या है क्रिया, तो अनुभव क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, आधार क्या है हमारा पुस्तक। तो अब बात करते हैं अगला आता है, वो आता है राम पुस्तक लिखता है, राम पुस्तक लिखता है, तो राम क्या हो गया, राम हमारा कर्ता हो गया, लिखना क्रिया हो गई, इसके आधार क्या हो गया, पुस्तक हो गया। इसी तरह अगला आता है कि राधा नृत्य करती है, तो राधा क्या करती है, नृत्य, राधा हमारी कर्ता हो गई, करना उसकी क्रिया हो गई, और नृत्य का क्या हो गया, आधार हो गया। तो कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग क्या रहता है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला जो आता है वो आता है हमारा कर्मवाच्य। दूसरा क्या आता है, कर्मवाच्य। तो पहला था कृतवाच्य, इसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें क्या होगा, तो वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। पहला पॉइंट क्या बनेगा, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो कृतवाच्य में क्या था कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा था उसमें था क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। यहाँ क्या होगा कि क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता के होते हुए भी, अब कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पड़ता है, कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। तो क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। अगला आता है कि क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन हमेशा, ये कॉमा और पुरुष, क्रिया का लिंग वचन और पुरुष हमेशा कर्म के अनुसार होगा, हमेशा कर्म के अनुसार होगा, हमेशा कर्म के अनुसार होगा। तो पहला पॉइंट क्या बनता है इसमें
कि वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, फिर क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता के होते हुए भी किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। क्रिया का लिंग वचन और पुरुष हमेशा कर्म के अनुसार होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता के होते हुए भी कर्म में पड़ता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है क्रिया का लिंग वचन पुरुष हमेशा कर्म के अनुसार ही होगा। फिर आता है वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग होता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो अगला जो पांचवा पॉइंट होता है वो भी देख लेते हैं। तो बिना कर्ता के भी बिना कर्ता के भी बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं। कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं। तो बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं। कैसे, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, पत्र भेज दिया गया। पत्र भेज दिया गया। यहाँ पत्र का प्रयोग कर्ता के लिए नहीं, कर्म का प्रयोग हुआ। यहाँ कर्म के लिए प्रयोग, किसके लिए, कर्म के लिए। तो बिना कर्ता के भी कर्मवाचक के वाक्य बन जाते हैं। तो जैसे पत्र भेज दिया गया, तो यहाँ पत्र कर्ता का कार्य नहीं कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, कर्म का। क्या भेज दिया गया, पत्र भेज दिया गया है ना, तो यहाँ कर पत्र किसका कार्य कर रहा है, कर्म का। इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये तो केवल पांचवें पॉइंट का एक एग्जाम्पल बताया था। जैसे आता है कि महेश ने रामायण पढ़ी। महेश ने रामायण पढ़ी, तो वो अपना कर्म कर रहा है ना, पढ़ रहा है रामायण पढ़ी। महेश ने क्या पढ़ी, रामायण पढ़ी। तो अगला आता है छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया। छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया। एक आता है एग्जाम्पल और देख रहे थे, भारतीय सैनिक भारतीय सैनिकों ने भारतीय सैनिकों ने देश के निमित्त बलिदान दिया। देश के लिए निमित्त बलिदान दिया। निमित्त बलिदान दिया। तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। तो नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट जो आता है वाच्य के, तीसरा जो प्रकार आता है वो क्या था, भाववाच्य। तीसरा प्रकार क्या आता है, भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या बनता है हमारा, कि वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना ही कर्म की। इसमें क्या प्रधान होता है, इसमें भाव प्रधान होता है। तो पहला कहता है क्रियाओं में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म।
और ना ही कर्म। तो क्रियाओं में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म, केवल भाव प्रधान है, केवल भाव प्रधान है। तो क्रियाओं में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना ही कर्म की, क्या है तो भाव, केवल भाव प्रधान होता है। तो अगला पॉइंट क्या बनता है कि कर्ता के साथ, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह तथा क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ से कारक चिन्ह तथा क्रिया से पहले, क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग होता है, नहीं का प्रयोग होता है। तो कर्ता से पहले से कारक चिन्ह तथा क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि वाक्य में, वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाता है, वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाता है, ना होना पाया जाता है, वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि वाक्य में केवल, वाक्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो इसमें पहले पहले डिफरेंस कहते हैं, क्रिया में ना तो कर्म की प्रधानता होती है और ना ही सॉरी ना ही कर्ता की होती है, ना ही कर्म की होती है, क्या केवल भाव प्रधान होता है। अगला था कि कर्ता के साथ से कारक चिन्ह तथा क्रिया से पहले किसका नहीं का प्रयोग होता है, वहां समझ लेना क्या है भाववाच्य है। एक क्लू दे दिया कि कर्ता के साथ से, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह तथा क्रिया से पहले क्या होता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाता है, क्रिया नहीं होगी अनुपस्थित रहेगी, वाक्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या कि रोहन, रोहन से जल्दी उठा नहीं जाता, जल्दी उठा नहीं जाता, रोहन से जल्दी उठा नहीं आता। तो कर्ता, कर्ता के साथ किसका से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, लेकिन क्रिया क्या है जाना, उससे पहले क्या नहीं का प्रयोग हो गया, तो वहां क्या होगा हमारा भाववाचक। तो रोहन से जल्दी उठा नहीं जाता, तो कर्ता के साथ से कारक चिन्ह था, क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग जहां होता है वो क्या कहलाता है हमारा भाववाचक कहलाता है। इसी तरह अगला आता है कि मुझसे, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता है। तो क्रिया क्या है हमारी जाता, यानी जाना क्रिया हो गई, तो उससे पहले किसका नहीं का प्रयोग हुआ और कर्ता हमारा क्या है मुझ, तो इसमें किसका से का प्रयोग हुआ है, तो कर्ता के साथ से तथा क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है दादाजी से, दादाजी से चला नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता। या फिर अगला देख लें दादी जी से, दादी जी से पानी नहीं पिया जाता, पानी नहीं पिया जाता। तो ये हो गया हमारा भाववाचक। एक पॉइंट जो हमारा है कि दूसरा पॉइंट है कि कर्ता के साथ से कारक चिन्ह और क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग होता है, इसी से हमारे सारे टेंस हो सकते हैं। तो ये आपका वाच्य वाला जो टॉपिक था, वाच्य, वाच्य के तीनों प्रकार, जो कि पूरे डिटेल्स में हो गए। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट जो मैं आएगा, जो नया टॉपिक आएगा, वो बात करेंगे काल की। तो उसमें तो काल का अर्थ क्या होता है, समय, जिसमें समय का बहुत होता है उसे काल कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारा काल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।